नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को हम लोग शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। यानी कि अब तक जितने भी शिफ्ट में, यानी कि 183 शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ है, तो सभी शिफ्ट का हम लोग साइंस के पूछे गए सभी प्रश्नों को स्टडी कर रहे हैं। ये आपका इस सीरीज में क्लास नंबर 19 है, ठीक है। और इससे पहले 18 क्लास हो चुकी है। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है। 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट जो है उस बेस का नाम क्या है अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, भारती। ठीक है, देखिए भारत ने सबसे पहले अंटार्कटिका मिशन 1982 ईस्वी में डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में भेजा था। ठीक है, डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका मिशन के तहत है ना 1982 में डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में भेजा था। और अंटार्कटिका में 1982-83 में ही दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस की स्थापना की गई थी। यानी कि पहला जो रिसर्च बेस है वो दक्षिण गंगोत्री था। ठीक, 1982-83 में स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबसे पहला कौन सा था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो ये अंटार्कटिका में एक क्या है, रिसर्च बेस है। ठीक है, और मैत्री जो है ये भी अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च बेस लाइन है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। यानी कि अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा अंटार्कटिका में रिसर्च बेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये सभी है। सबसे जो पुराना है दक्षिण गंगोत्री, लाटेस्ट जो है ये भारतीय है। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया अंटार्कटिका महाद्वीप से। ठीक है, तो महाद्वीप से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि यहाँ पर सभी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सभी यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है, जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए तो उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी एक साथ रिवीजन करना चाहिए। तो अगर यहाँ से पूछा जाए कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब 7 महाद्वीप को आपको क्रम से याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्रम से सजाने के लिए कि सबसे बड़े से छोटे के क्रम में कौन सा ये सही है। ठीक है, तो 7 महाद्वीप में आपको याद रखना है सबसे बड़ा महाद्वीप, ये आपको जो यहाँ पर लिखे हैं ये बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। उसके बाद है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 4 हो गया। फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये 7 याद रखना है। कैसे? 4 पहले याद रखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऐसे याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी ओशिनिया या तो ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये क्रम में आपको याद रखना है, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, सभी की ऊंची चोटी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर पूछे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है डेनाली। कौन सा है? तो डेनाली है, और इसे डेनाली को माउंट मैकिनले भी कहा जाता है ना। माउंट मैकिनले बोलिए या तो डेनाली। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा आंसर कर देना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट अकोंकागुआ। माउंट अकोंका या तो एकांकागुआ भी कहीं देता है ना, तो अकोंकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब रही बात अंटार्कटिका की। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो बिन्सन मैसिफ ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार ये से पूछ लिया जाता है कि बिन्सन मैसिफ क्या है, तो अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है बिन्सन मैसिफ। और अब बात करते हैं कि इनका
विंसन मैसिफ हो गया। अब बात करते हैं यूरोप का, है ना। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एल्ब्रूस। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोस्कियस्को। माउंट कोस्कियस्को, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, सभी अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और काला महादेश या तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77 की बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है। तो बिजली की मोटर रूपांतरित करती है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है ना। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनरेटर, है ना, जिसे डायनेमो भी कहते हैं ना। डायनेमो जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है ताप विद्युत संयंत्र और थर्मोकपल, ठीक। ताप विद्युत संयंत्र और थर्मोकपल तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है फोटोवोल्टिक सेल या तो सौर सेल, है ना। फोटोवोल्टिक सेल बोलिए या सौर सेल विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विक्रम साराभाई, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अब देखिए, इसरो हो गया या तो DRDO हो गया या तो स्पेस से रिलेटेड कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी देखते हैं ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अंतरिक्ष से जितने भी प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं पहले परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1948 में हुआ, ठीक है। सीरियल से बताएंगे, जैसे 1948 हो गया, उसके बाद 1954, 1969, ठीक। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक। इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक। एक बार फिर से ये चारों देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की 1954, इसरो की 1969, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग, है ना, यानी कि आपसे कभी पूछ लिया जाए AEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। बार्क की बात करें तो ये क्या है? भाभा एटॉमिक, है ना, रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो ये अगर पूछा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का पुराना नाम क्या था? AEET था। AEET यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, है ना, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, ठीक है। ये आपसे ये इसका AEET का फुल फॉर्म अगर पूछे तो एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, है ना, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, यानी कि ये बार्क का पुराना नाम है ये। रही बात इसरो की, इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन में आपको इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा, लेकिन आंसर ध्यान रखना है क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो है भारत का, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछे तो विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछे तो विक्रम साराभाई, ये विक्रम साराभाई वही है जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक। अच्छा, ये है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, लेकिन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अच्छा, भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो के बारे में सभी चीज़ बता दी है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म बता दिए। इसरो का पहला अध्यक्ष बता दिए कौन थे?
तो विक्रम साराभाई थे, है ना। इसरो का पुराना नाम क्या था हमारा? इसरो का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यानी इनकोस्पार था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, ठीक। ये तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, ठीक। तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का रॉकेट लॉन्च केंद्र है, ठीक है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि सेक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। ये कहाँ है? अहमदाबाद में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र पूछे तो ये अहमदाबाद में है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। PSLV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, GSLV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखना है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक। ये आपका सभी एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, SSC, रेलवे, है ना, सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी ये किडनी से जुड़ा हुआ है, यानी कि गुर्दा से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी से यहाँ पर ये पकड़ना है, जैसे कि किडनी की इकाई क्या होता है मालूम? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई पूछे क्या होता है तो ये नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो वही नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी से संबंधित है। किडनी को ही गुर्दा कहा जाता है, यानी गुर्दा को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है, ठीक। और अच्छा, किडनी की इकाई जो होता है ये नेफ्रॉन होता है। इसी तरह आपको याद रखना है, तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछा जाता है तो वो होता है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन को। और किडनी रक्त के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य अंग है ना। किडनी जो है ये रक्त के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो नींबू पानी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर पूछे तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अगर बात करते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछे तो NaOH होता है, ठीक। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछे तो NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक। ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, अब आपका प्रश्न आएगा 6 अप्रैल 2016 को जो सेकेंड शिफ्ट में कोर्स पेपर हुआ था और ये सेट नंबर आपका 25 है, ठीक है। चलिए, इसका क्वेश्चन क्या है? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, ये इसमें से आंसर क्या होगा? ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। खमीर की बात करें, यहाँ से कई क्वेश्चन आता है। खमीर यानी कि यीस्ट है ना, इसे ये बोला जाता है क्या? यीस्ट बोला जाता है, ठीक है, यीस्ट। खमीर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है मालूम? खमीर का उपयोग मदिरा बनाने में यानी कि वाइन मेकिंग में होता है, और स्पिरिट उत्पादन में होता है। स्पिरिट उत्पादन हो गया, बेकिंग उत्पादन में होता है, और जैव ईंधन उत्पादन में खमीर यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ईस्ट में प्रजनन यानी कि खमीर में जो है प्रजनन की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है ना, बडिंग, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में भी प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा ही होता है। अमीबा में प्रजनन पूछे तो बाइनरी विखंडन द्वारा होता है, ठीक। अच्छा, खमीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। अच्छा, श्वसन के दौरान ईस्ट द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पता चला कि हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति डैश में पाया गया था।
तो हिमालयन फॉरेस्ट थरस नामक पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाया गया था? तो ये पाया गया था उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत किधर हो गया? तो ये जैसे भारत का नक्शा है तो ये उत्तर पूर्वी है ना, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो हिमालयन जो फॉरेस्ट थरस का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो क्या होता है? जैसे देखिए ये प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो कितना भी लेंदी प्रश्न क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, जो प्रश्न आया है वो प्रश्न और उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिमालय फॉरेस्ट थरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जूथेरा सलीमाली है। क्या है? जूथेरा सलीमाली, ठीक है। सलीम अली यानी सलीम अली से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखना है कि इसका हिमालयन फॉरेस्ट थरस का वैज्ञानिक नाम हो गया जूथेरा सलीम अली। और अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि संकटग्रस्त प्राणी को किस सूची में रखा जाता है मालूम? संकटग्रस्त प्राणी की सूची होती है रेड डाटा, है ना, रेड डाटा बुक में इसे रखा जाता है। अच्छा, वर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है। 25 से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है, ठीक। वर्ड्स मैन किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है। इंडियन वर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सलीम अली ही है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था मालूम? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। अच्छा, जीवों के विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जीवों के विकासवाद का सिद्धांत पूछे या तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो ये क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था ना। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अच्छा, जीन शब्द की खोज किसने किया था? तो जीन शब्द की खोज जोहानसन ने किया था। जीन जोहानसन ऐसे याद रखना है। अच्छा, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था मालूम? आनुवांशिकी शब्द दिया था विलियम बेटसन ने दिया था। आनुवांशिकी शब्द विलियम बेटसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? इसमें से कौन सा एंटीवायरस है ये बताना है। तो डॉक्टर वेव, ये क्या है? एंटीवायरस है, ठीक है। एंटीवायरस है डॉक्टर वेव, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है वायरस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सूचनाओं डाटाओं को नष्ट कर देती है अथवा डाटाओं में फेरबदल कर देती है। वायरस क्या करता है? कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सूचनाओं डाटाओं को नष्ट कर देती है अथवा डाटाओं में फेरबदल कर देती है। कंप्यूटर वायरस का प्रयोग कर कंप्यूटर के उपयोगी सिस्टम को नष्ट कर दिया जाता है। प्रमुख एंटीवायरस का उदाहरण है, ये सब याद रखना है। एंटीवायरस है ये कैस्परस्की, मैकएफी, नॉर्टन, पांडा और बीटा डिफेंडर, ये सब प्रमुख एंटीवायरस है। जैसे यहाँ पूछा था ना कि इसमें एंटीवायरस कौन है, तो डॉक्टर वेव यहाँ एंटीवायरस है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये सब कैस्परस्की, मैकएफी, नॉर्टन, पांडा और बीटा डिफेंडर, ये सब प्रमुख एंटीवायरस है। चलिए नेक्स्ट है, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर ये किया था किसका मालूम? रेबीज का टीका की खोज किया था ना। तो रेबीज का टीका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। रेबीज का टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। अच्छा, टीका की बात कर ले पहले, तो टीकाकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था, यानी टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और किस टीके की खोज किया था? तो चेचक के टीके की खोज किया था। अब बात कर लेते हैं रेबीज के बारे में। तो रेबीज क्या है? रेबडो वायरस के कारण होने वाला रोग है। यह रोग सामान्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लुई पास्चर ने दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण की 2 विधि LTHT और HTST दिया था, ठीक है। यानी कि पाश्चुरीकरण की विधि किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर
30 मिनट तक गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करते हैं। LT HT या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म कर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। चेचक की टीके की खोज आपको बताती है एडवर्ड जेनर ने किया था, जो कि प्रथम टीका की खोज है। पोलियो का टीका जोनास सोल्क तथा पोलियो ड्रॉप्स अल्बर्ट साबिन द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना एक केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स का उदाहरण है, यानी कि ये क्या है? अभिकेंद्री बल है ना, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है ना। अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होगा? हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी, ठीक। ये अभिकेंद्रीय बल। फिर होता है क्या? अपकेंद्रीय बल, ये होता है बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि अपकेंद्रीय बल के उदाहरण से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि दूध से मक्खन यानी क्रीम निकालने की मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। कपड़ा धोने की मशीन, वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इंटाग्लियो प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है ना, इंटाग्लियो प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, RBI बैंक के आधिकारिक प्रतीक में किस वृक्ष का तस्वीर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। जो RBI का जो लोगो है उस पर किसकी तस्वीर है? किस वृक्ष का, किस पेड़ का प्रतीक है? तो उसमें है ये वाला है ना, कौन सा है? ताड़ के वृक्ष का है ना। तो याद रखना है, ताड़ के वृक्ष का प्रतीक है इसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1859 ईस्वी में हुआ था। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड में है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। इसका नाम अभी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। बात करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये कहाँ है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस ये हैदराबाद में। और 1 रुपये के सिक्के को छोड़ सभी RBI द्वारा जारी किया जाता है ना, निकाला जाता है। 1 रुपये के सिक्के पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है ना, भारत के वित्त सचिव का। बाकी 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर ये RBI द्वारा निकाला जाता है। 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS ये किसके द्वारा है? तो ये है एप्पल के द्वारा ना, एप्पल के द्वारा विकसित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण याद रखना है आपको, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल iOS ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ़ोन और टैबलेट के लिए यूनिक्स के समान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। आईपैड का अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे iPad OS कहा जाता है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित है ना, GUI पर आधारित है। मैक OS द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक गुणवत्ता युक्त है। एप्पल के संस्थापक कौन था? तो स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स थे। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है USA की कंप्यूटर कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? पहला क्या? यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, तो ये तो सही है, ठीक। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत है। इसे वाहनों की आवाजाही की नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। यह कार में नेविगेशन के इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है, ठीक है।
तो ग्लोबल यानी कि जीपीएस सिस्टम जो है ये सभी के लिए सही है। बाकी ये चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 89 का बी हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर और भी चीज़ें याद रख लेंगे क्या। यह एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका प्रयोग पृथ्वी पर किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अमेरिकी सेना ने 1960 के दशक में पहली बार जीपीएस तकनीक का उपयोग किया था। भारत का भी अपना जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट NAVIC है। जीपीएस के निम्न अनुप्रयोग हैं: एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में, विश्व मानचित्र के निर्माण में एवं व्यक्ति या वस्तु की गतिविधि पर नज़र रखने में है। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो मीथेन है ना। आपको कई बार बताएं, बायोगैस का प्रमुख घटक पूछे, मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस का प्रमुख घटक मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन है, तो वो भी मीथेन हो जाएगा ना। मीथेन का सूत्र क्या आता है, CH4, और मीथेन को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा, सूर्य में सबसे ज़्यादा और तारों में पूछे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। हाइड्रोजन कितने 3 समस्थानिक है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन ये क्या, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में ये काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें HTML जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी SSH, PPP, POP ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है। HTML की बात करें तो वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। वेब पेज जो है HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। इंटरनेट पर खोलने वाला पेज वेब पेज होता है। और HTTP का आविष्कार किसने किया था मालूम, HTTP का आविष्कार पूछे तो क्या था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था ना, जो कि www का भी आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था ना। HTTP का फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www का वर्ल्ड वाइड वेब, ये दोनों का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। HTML का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए संबंधित है। नेक्स्ट है, किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो पेस्ट किससे किया जाता है, Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी होता है, और Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी शॉर्टकट कुंजी यहाँ पर कुछ याद रख लेने। Ctrl+S यानी कि डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना यानी सेव करना है ना, Ctrl+S। Ctrl+W डॉक्यूमेंट को बंद करना। Ctrl+V ये क्या होता है, पेस्ट करना। Ctrl+A सभी डॉक्यूमेंट सामग्री का चयन करना यानी ऑल सेलेक्ट होता है ना, Ctrl+A। और Ctrl+L जो है डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना है ना, डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना। नेक्स्ट है, आग को बुझाता है। तो इसमें आग बुझाने वाला गैस कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है और वायुमंडल में ये 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था, तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब्दुल कलाम द्वीप को ही पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। यह उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप या तो व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है ना, उड़ीसा के चांदीपुर में है। अच्छा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है।
तो हंसाने वाली गैस कौन सा है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया था मालूम, तो जोसेफ प्रिस्टिली ने किया था। जोसेफ प्रिस्टिली ने हंसाने वाली गैस की खोज किया था और ऑक्सीजन की खोज भी जोसेफ प्रिस्टिली ने किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया। 8 प्रदूषक है ना, 8 प्रदूषक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 8 प्रदूषकों पर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं यहाँ पर कि वायुमंडल में विषैले गैसों की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को स्थान दिया गया है, जैसे PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और NH3। ठीक है, तो ये 8 प्रदूषकों को स्थान दिया गया है। NO2 को भूरी गैस भी कहा जाता है। NO2 अति पर्यावरण प्रदूषक है और लेड मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इस रोग के रोगी के शरीर पर चकते सफ़ेद दाग हो जाते हैं, साथ ही तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती है। बाबा आमटे कुष्ठ रोगी की सेवा के लिए विख्यात रहे हैं। ये महाराष्ट्र के थे और प्रति वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ के निवारण के लिए MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। MDT में सामान्यतः 3 ड्रग का संयोजन होता है जो निम्न है। कौन सा है, रेफाम्पिसिन और क्लोफाइजिमाइन एवं डेप्सोन। MDT में यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी में 3 ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, रेफाम्पिसिन और क्लोफाइजिमाइन एवं डेप्सोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे उपकरण है और ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहले ये 4 याद रख लेंगे। डायनेमो या यांत्रिक ऊर्जा को होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, है ना, लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह भी कहा जाता है। तो बौना ग्रह किसे कहा जाता है, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, रही बात ग्रह की तो यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखेंगे। तो हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो ये पूछे तो ये 8 ग्रह है। ठीक, 8 ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रहों को याद रखना है आपको, है ना। जैसे ये हो गया आपका सूर्य, ठीक है। इससे दूरी के क्रम में बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हुआ। उसके बाद फिर 4 है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है,
अब यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे सब सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछे तो बुध हो जाएगा, ठीक है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वरुण ग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये 8 याद कैसे रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल 4 हो गया, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है, तो देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। अच्छा, क्षुद्र ग्रह के बाईं ओर जो है ये 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, और क्षुद्र ग्रह के दाहिने ओर जो है ये बाह्य ग्रह कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आपको ऑप्शन में शनि दे देगा, चाहे बृहस्पति, चारों में से कोई दे देगा, तो वो आंतरिक ग्रह नहीं रहेगा, यानी कि जो सूर्य के तरफ है पहले, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह के बाईं ओर है चारों, ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, और जो दाहिने साइड है बाहर है वो बाह्य ग्रह कहलाता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और बात करते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल की खोज किसने किया था, ठीक है, सौरमंडल की खोज किया था कोपरनिकस ने किया था। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कोपरनिकस ने ही कहा था। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध है। अच्छा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो वो शनि के पास है, सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी वर्तमान में शनि ग्रह के पास है, 146 उपग्रह है, ठीक है। और उसके बाद है आपको बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह है, ठीक, ये याद रखना है। अच्छा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक रहने देते हैं। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, किसको, तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है ना, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते